नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा घर हैं, तो जनगणना वाले उन्हें कहाँ गिनते हैं? मान लीजिए एक घर शहर में है जहां आप काम करते हैं और दूसरा गांव में जो आपका पुश्तैनी घर है, तो आपकी गिनती कहाँ होगी? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। और ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। चाहे एक शहर में फ्लैट हो और दूसरे में पुश्तैनी घर, या फिर काम की वजह से अलग अलग शहरों में ठिकाने हों, सवाल हमेशा एक ही रहता है, जनगणना आपको आखिर गिनेगी कहाँ? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मिलते हैं राहुल से। राहुल एक आईटी प्रोफेशनल हैं और उनकी प्रॉपर्टी की सिचुएशन काफी दिलचस्प है, जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। राहुल की कहानी असल में हम में से कई लोगों जैसी ही है, जिनकी संपत्तियां अलग अलग वजहों से अलग अलग जगहों पर होती हैं। तो चलिए देखते हैं राहुल का पोर्टफोलियो। भोपाल में एक घर है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। इंदौर में एक और घर है जो उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, और तीसरा घर जबलपुर में है जो फिलहाल खाली पड़ा है। 3 घर, 3 अलग अलग स्थितियां। अब देखते हैं जनगणना इनका क्या करती है। तो अब मान लीजिए जनगणना का काम शुरू हो गया है। ये सिर्फ घर घर जाकर लोगों को गिनने जैसा सिंपल नहीं है, बल्कि इसकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना 2 मेन फेज में बटा होता है। पहले फेज में देश की हर एक इमारत, हर एक स्ट्रक्चर को लिस्ट किया जाता है, चाहे वो घर हो, अपार्टमेंट हो या दुकान। और फिर दूसरे फेज में उन इमारतों में रहने वाले लोगों की गिनती होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पहले फेज में राहुल की तीनों प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड में आ जाएंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें कोई रहता है, वे किराए पर हैं या खाली पड़ी हैं, लिस्ट तो सारी होंगी। हर घर को उसकी मौजूदा हालत के हिसाब से मार्क किया जाएगा। जैसे भोपाल वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद रहते हैं, इंदौर वाला रेंटेड यानी किराए पर, और जबलपुर वाला वेकेंट यानी खाली। बिल्कुल सीधा हिसाब है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है दूसरे फेज में। अब फोकस इमारतों से हटकर उनमें रहने वाले इंसानों पर आ जाता है। और यहीं पर देखिए सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। राहुल और उनके परिवार को भोपाल में गिना जाएगा, क्योंकि वो असल में वहीं रहते हैं। इंदौर वाले घर में जो किराएदार रह रहे हैं उनकी गिनती होगी, और जबलपुर का खाली घर वो सिर्फ एक खाली मकान के तौर पर दर्ज होगा, वहां किसी भी इंसान की गिनती नहीं होगी। अच्छा, और मान लीजिए कि राहुल ये सब खुद ऑनलाइन भर रहे हैं, तो भी नियम बिल्कुल वही रहेगा। वो अपनी तीनों प्रॉपर्टीज की जानकारी तो देंगे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों का ब्यौरा सिर्फ और सिर्फ भोपाल वाले घर के लिए ही भरेंगे, जहां वो असल में रहते हैं। तो इस सब से हम पहुंचते हैं जनगणना के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम पर। एक ऐसा सिद्धांत जो सारी उलझन को एक झटके में दूर कर देता है। ये एकदम सिंपल है, एक व्यक्ति एक गिनती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितने घर हैं, 2 हैं या 10। हर इंसान को सिर्फ एक ही जगह गिना जाएगा, और वो जगह है जहां वो असल में रहता है। तो बॉटम लाइन क्या है? आपकी जनगणना की एंट्री आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप से नहीं, बल्कि आपके रहने की जगह से जुड़ी है। जहां आप रहते हैं, आपकी गिनती वहीं होती है। सीधी सी बात है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये गिनती इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, जनगणना का मकसद किसी की प्रॉपर्टी पर नजर रखना नहीं है। इसका मकसद है देश का एक सही और सटीक नक्शा तैयार करना। ये समझना कि लोग कहाँ रहते हैं, ताकि उसी हिसाब से विकास की योजनाएं बनाई जा सके। तो जब आप जनगणना में सही जानकारी देते हैं, तो आप सिर्फ एक फॉर्म नहीं भर रहे होते। आप दरअसल अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने देश के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर रहे होते हैं। इसी डेटा से तय होता है कि कहाँ नए स्कूल बनेंगे, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और कहाँ बेहतर सड़कों की। सोचिए जरा, एक एक घर से मिली सही जानकारी जुड़कर कैसे पूरे देश की तरक्की की कहानी लिखती है। आखिरकार जनगणना ही तो राष्ट्रीय योजना की नींव है। तो अगली बार जब जनगणना वाले आएं, तो याद रखिएगा, आपकी सही गिनती देश की तरक्की में गिनती रखती है।